रूस के रेड स्क्वायर पर अब से कुछ घंटों बाद विक्ट्री डे परेड होगी, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि अपने भाषण से सेना का उत्साह भी बढ़ाएंगे। लेकिन इस परेड के दौरान उत्साह पर किसी भी वक्त ग्रहण भी लग सकता है। ये कोई कल्पना या आकलन नहीं है, बल्कि ये रूस का डर है। और इस डर की वजह है चंद घंटों पहले यूक्रेन पर बरपा बारूदी कहर। यानी आधी रात से रूस ने यूक्रेन पर तबाही का ऐसा बवंडर उठाया है जिस पर जवाबी कार्रवाई की तस्वीर क्रेमलिन पार्ट 2 की तरह दिख सकती है। देखिए 24 घंटे में कैसे तय हुआ महाविनाश का ये आगाज। यूक्रेन पर जो कहर बरपा वो बारूदी टेरर था, लेकिन अब डर का माहौल रूस के इस पावर सेंटर में। क्रेमलिन में इस वक्त भी जो बैठक जारी है उसका विषय सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की आक्रामकता से निपटने की रणनीति बनाना है। सिर्फ एक दिन के लिए उन सभी हमलों को टालना है जो संकट बनकर रूस को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल चुनौती का है जिसके दायरे का अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन हो रहा है, और इसका कारण है रूस के विनाशक प्रहार। मई 2023 आधी रात को विध्वंस। जंग के विनाशक राउंड में रात के वक्त रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया। ताबड़तोड़ अटैक करके यूक्रेन के रक्षा कवच को तोड़कर रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया, और ये सब कुछ महज कुछ ही घंटों के अंदर हुआ। दावे के तहत कीव पर हमले के लिए ईरान मेड शाहिद ड्रोन इस्तेमाल हुए। रूस की तरफ से 35 आत्मघाती ड्रोन लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा रिपोर्ट है कि 16 मिसाइल्स भी कीव पर दागी गई हैं, और ये मिसाइल Tu-22M3 स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर से लॉन्च हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस के Tu-22M3 के मिसाइल कैरियर ने एंजल्स एयरबेस से उड़ान भरी थी और मिसाइल वर्षा करके Tu-22 वापस अपने बेस पर लौट गया। सवाल यह है कि कीव अगर सुरक्षित है तो फिर रूस के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल्स ने तबाही कैसे मचाई? जवाब रूस के स्ट्रैटेजिक एक्शन में ही छिपा है। पहली लेयर में कीव की सुरक्षा इटली के IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम टेल से हो रही थी। दूसरी लेयर में अमेरिकन नासैम्स और पेट्रियट तैनात हैं। इसके अलावा इजराइल से मिले आयरन डोम सिस्टम तीसरी लेयर में तैनात हैं, और चौथा घेरा रूस के ही S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का है। रूस ने ड्रोन अटैक करके सबसे पहले सुरक्षा में तैनात इन डिफेंस सिस्टम को खाली कर दिया। इसके बाद बचे ऑफेंसिव वेपन से कीव को दहला दिया। और ये एयर रेड अलर्ट कीव के हाहाकारी हालातों की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि यूक्रेन संभलता, ठीक ऐसे ही हमले कई और जगहों पर हुए जिससे यूक्रेन बुरी तरह दहल गया। टारगेट बने हैं खार्किव, खरसोन, मिकोलेव और ओडेसा, जिन पर न सिर्फ रॉकेट दागे गए हैं बल्कि मिसाइल से रिहायशी इलाकों को दहला दिया गया। दावा यहां तक है कि रूस ने रॉकेट सॉल्वो सिस्टम से ही 61 हवाई हमले किए।
पर इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है ओडेसा को, जिस पर ब्लैक सी से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स ने शॉर्ट रेंज KS-22 दाग कर तबाही मचा दी। अग्नि वर्षा के इस प्रमाण को कोई भी नहीं झुठला सकता और रूस की आक्रामकता को कोई छिपा नहीं सकता। रूसी हमले में ओडेसा का एक वेयर हाउस तबाह हो गया। हमले में टारगेट पोर्ट के करीब बना वेयर हाउस ही था, लेकिन मिसाइल हमले की वजह से लगी आग फैल गई। करीब 6000 वर्ग मीटर में फैली आग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। अनुमान है कि रूस ने वेयर हाउस पर हमला करके वो बदला पूरा किया है जो पिछले 9 दिनों में यूक्रेन ने रूसी ऑयल डिपो को पहुंचाया है। रूस ने 8 मई को बारूदी हाहाकार मचाया है, इसलिए इस एक्शन को अब ट्रेलर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि ये बारूदी प्रहार आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जाएगा। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि पुतिन ने कई शहरों को एक साथ दहलाया है, जिससे 9 मई के लिए संकट खड़ा होता है। अब पुतिन जानबूझकर तो 9 मई के लिए संकट मोल लेंगे नहीं। ओडेसा के अलावा ज़पोरिजिया, सूमी को भी रूस ने बारूद से दहला दिया। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करके हमला किया और रूस को इसका फायदा भी मिला। लेकिन सवाल ऐन 9 मई यानी विक्ट्री डे के पहले हुए हमले पर है। आखिर रणनीति क्या है? क्या उद्देश्य यूक्रेन को विक्ट्री डे परेड पर हमले के लिए उकसाना है ताकि यूक्रेन की तबाही का समय लॉक किया जा सके? सवाल और जवाब से जुड़ा सबसे बड़ा संकेत यही है। न्यूक्लियर अटैक के लिए केपेबल यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती ठीक उस रेड स्क्वायर पर है जहां विक्ट्री डे की परेड होनी है। इसके अलावा रूस के डिफेंस सिस्टम भी मल्टीलेयर सुरक्षा पंक्ति में खड़े कर दिए गए हैं ताकि यूक्रेन के हमले का महाविनाशक जवाब दिया जा सके। यानी मुमकिन तौर पर क्रेमलिन में जारी बैठक का मुद्दा यूक्रेन की आक्रामकता का बदला है, जिसके तहत पहले डिफेंस और फिर ऑफेंस होगा। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मॉस्को में मौजूद है, ठीक उस समय जब रूस में विक्ट्री डे परेड मनाया जा रहा है। हम आपको अपने कैमरे के जरिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सामने में है क्रेमलिन, रूस के राष्ट्रपति का भवन, और इसके साथ लगा हुआ है रेड स्क्वायर और साथ में दूसरी और ऐतिहासिक इमारतें। इस वक्त यहाँ पर विक्ट्री डे परेड मनाने की किस तरह से तैयारी की गई है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है। लेकिन 9 मई को अगर आप पढ़ें तो मई जो है वो आपको यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर RAM दिखाई दे रहा है, यानी राम राम राम। इस वक्त जब मैं क्रेमलिन के सामने मौजूद हूँ, मेरे पीछे की तस्वीरें आपको इस बात की गवाही दे रही है। इस बार का विक्ट्री डे परेड बहुत खास है। रेड स्क्वायर पर जो दिख रहा है वो चौंकाता है। एक तरफ क्रेमलिन ने यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्रों में विक्ट्री डे परेड निरस्त कर दी है, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर परेड की तैयारी जोर शोर से जारी है, वो भी उन हालात में जबकि यूक्रेन की तरफ से किसी बड़े हमले की आशंका है। संभावना है कि ये सब कुछ क्रेमलिन ने एक रणनीति के तहत किया है, लेकिन यूक्रेन के हमले की आशंका से मॉस्को का तापमान जरूर बढ़ रहा होगा। चुनौती अब यूक्रेन के हमले से मॉस्को को बचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अवदिव्का में रूसी एयरफोर्स का भीषण हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर दागे हैं स्मार्ट बॉम्ब। वीडियो में दिखे जबरदस्त धमाके जो स्मार्ट बॉम्ब द्वारा किए गए। ये तस्वीरें अवदिव्का की हैं, जहां पर रूस ने स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा हमला बोला है।
यूक्रेन के बाखमुत में क्रूरता की जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसे चेचन लड़ाकों ने पूरा कर दिया है। पिछले 48 घंटे से बाखमुत जल रहा है और हर धमाके के साथ यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो रही है। जीत के लिए बेताब चेचन लड़ाके अब वैगनर से भी ज्यादा कहर बरपाने लगे हैं। पहले कहा जा रहा था कि वैगनर्स बाखमुत लौट जाएंगे, लेकिन अब ये पुतिन का एक गेम प्लान नजर आ रहा है जिसके तहत वो चेचन फोर्स को बाखमुत भेजने में कामयाब हुए और अब वैगनर्स और चेचन लड़ाकों की डबल पावर ने बाखमुत जीत को बेहद आसान बना दिया है। न गोला बारूद की कमी, न जीत के जज्बे की और न ही युद्ध के नियमों की परवाह। जंग में क्रूरता जब हद से पार जाने लगती है तो किसी भी शहर का ऐसा ही अंजाम होता है। बाखमुत पिछले 48 घंटों से जल रहा है। अब वीरान शहर में बस धमाकों की गूंज है और बारूदी विस्फोट के शोर में दब रही है यूक्रेनी सैनिकों की चीखें। बाखमुत को लेकर पुतिन का नया गेम प्लान कामयाब हो चुका है। जीत के लिए जद्दोजहद का अंत हो रहा है। 97% हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। बाखमुत में चेचन फोर्स और वैगनर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। बाखमुत से वैगनर्स के लौट जाने की खबर झूठी साबित हुई है। चेचन लड़ाकों के आने से बाखमुत में रूस की शक्ति बेहद बढ़ गई है। 48 घंटे में बाखमुत के अंदर 100 से ज्यादा जगहों पर अटैक हो चुका है। ड्रोन कैमरे में कैप्चर बाखमुत की तस्वीरें दिखा रही हैं कि खंडहर बन चुके इस शहर को किस कदर दहलाया जा रहा है। इमारतें जल रही हैं, जगह जगह धुआं निकल रहा है। बारूदी धमाकों से बाखमुत की जमीन भी काली पड़ चुकी है। जहां इंसान रहा करते थे वहां बेजान दीवारें हैं, जगह जगह मलबा पड़ा है। बाखमुत की जंग अब ठीक वैसी हो गई है जैसी मारियोपोल में हुई थी। रूस की सेना ने ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3% हिस्से में अब यूक्रेन के सैनिक बचे हैं। बाखमुत की इमारतें इंतकाम की आग में जल रही हैं, क्योंकि बाखमुत में यूक्रेन के सैनिकों ने इमारतों में ही ठिकाना बनाया था और यूक्रेन के सैनिक छुपकर वैगनर्स पर प्रहार कर रहे थे। स्नाइपर्स के निशाने पर कई वैगनर आ चुके हैं। अब बाखमुत की तमाम इमारतों को धमाके से उड़ाया जा रहा है। चेचन लड़ाकों का जोश देखिए, ये पहली बार बाखमुत पहुंचे हैं। चेचन्या के प्रधानमंत्री रमजान कादिरोव के लड़ाके अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए दुनिया भर में कुख्यात हैं। ऐसे कई लड़ाकों के पहुंचने के बाद ही बाखमुत एक बार फिर धधक रहा है और यूक्रेन के सैनिकों की हत्या हो रही है। बाखमुत की तबाही की गवाही देती एक और तस्वीर देखिए। हरे भरे मैदानों के बीच सांस ले रहे शहर को देखकर अब दम घुटता है। कैमरे में एक भी इंसान नजर नहीं आता, लेकिन धुएं और काली पड़ चुके दीवारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारतों में मौजूद लोगों का हश्र क्या हुआ होगा। बाखमुत को रूस ने भले ही जीत लिया है, लेकिन अब बाखमुत कोई शहर नहीं, बस जमीन का एक टुकड़ा रह गया है। बाखमुत में जीत के लिए युद्ध के तमाम नियमों को ताक पर रखा गया। महीनों से वैगनर्स बाखमुत में नरसंहार कर रहे हैं और अब रूस ने प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। बाखमुत में यूक्रेन के एक हथियार के गोदाम को तबाह करने के लिए रूसी सेना थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रही है। TOS-1 रॉकेट से थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल करने के बाद यह जोरदार धमाका हुआ और वैगनर चीफ ने बाखमुत से लौट जाने की धमकी दी थी। वैगनर चीफ ने शिकायत की थी कि रूस की सरकार हथियार नहीं दे रही है, लेकिन चेचन लड़ाकों के बाखमुत पहुंचते ही वैगनर चीफ ने यू टर्न ले लिया है। माना जा रहा है कि रूस की सेना और वैगनर्स के बीच विवाद की खबर जानबूझकर फैलाई गई थी।
रूस ने इसी खबर की आड़ में चेचन लड़ाकों को बाखमुत भेज दिया और फिर वैगनर्स की नाराजगी खत्म होने की खबर भी आ गई। चेचन फोर्स और वैगनर्स फोर्स अब एक साथ जंग लड़ रही है। माना जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए रूस ने एक जुगलबंदी तैयार की है। बाखमुत का संपूर्ण विनाश करने के बाद रशियन फौज एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अब रूस का अगला टारगेट बाखमुत से 90 किलोमीटर दूर अवदीवका है। बाखमुत की तरह यहां भी रशियन फौज रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील कर रही है। 30,000 की आबादी वाला इलाका भी बाखमुत की तरह वीरान होने लगा है। हमले ठीक बाखमुत की तरह ही हो रहे हैं तो जाहिर है अंजाम भी वैसा ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी बड़ा नरसंहार हो रहा है, क्योंकि बारूद जिन इलाकों पर बरसा है वहां आम लोग रहते थे। अवदीवका बाखमुत से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अवदीवका की आबादी करीब 30,000 है। अब अवदीवका में सिर्फ 2,000 लोग बचे हैं। अवदीवका से लोगों को निकालने का काम जारी है। अवदीवका में जंग पिछले 2 महीने से जारी है। बाखमुत में ऑपरेशन पूरा होने के बाद रूस की सेना अगले टारगेट पर मूव करेगी। बाखमुत में पहुंचे हथियारों की नई खेप की वजह को भी रूस का अगला टारगेट माना जा रहा है। और रूस का अगला टारगेट क्रामातोर्स्क हो सकता है। बाखमुत से 55 किलोमीटर दूर है क्रामातोर्स्क। और रूस की सेना ने सेवेरिस्क को घेर लिया है। सेवेरिस्क बेहद अहम जगह है। रूस यहां से डोनेस्क के दूसरे बड़े शहर क्रामातोर्स्क की तरफ बढ़ सकता है। क्रामातोर्स्क डोनेस्क का टेरिटोरियल डिफेंस हेडक्वार्टर्स भी है। क्रामातोर्स्क की जीत से पश्चिम में डीपर नदी की ओर बढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्रामातोर्स्क बाखमुत से 3 गुना बड़ा है। क्रामातोर्स्क की आबादी भी बाखमुत के 2 गुनी है। क्रामातोर्स्क में करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं। अनुमान है कि क्रामातोर्स्क की लड़ाई बाखमुत से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक होगी। क्रामातोर्स्क में जीत का मतलब रूस का पूरे डोनेस्क रीजन पर कब्जा माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन जंग में परमाणु विनाश का जिस खतरे का अंदेशा पिछले 1 साल से जताया जा रहा है वो आखिरकार सच ही साबित हुआ। वॉर जोन से आ रही तस्वीरें और टॉप सीक्रेट लीक इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यूक्रेन में 37 साल बाद एक बार फिर महाविनाश का चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। ये चेन रिएक्शन है परमाणु विध्वंस का, क्योंकि यूक्रेन के ज़ैपोरिज्जिया में कुछ वैसा ही शुरू हो चुका है जो 26 अप्रैल 1986 की रात चेर्नोबिल में हुआ था, और उसकी सजा आज भी चेर्नोबिल के आसपास रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। लेकिन इस बार खतरे की बात यह है कि ज़ैपोरिज्जिया में जिस परमाणु लीकेज की खबरें सामने आ रही हैं वो चेर्नोबिल से भी ज्यादा भयावह है। महाविनाश की तस्वीरें भले ही 37 साल पुरानी हैं, लेकिन ना तो इसकी दहशत आज तक मिटी है और ना ही 37 साल पहले शुरू हुए तबाही के चेन रिएक्शन पर आज तक ब्रेक लगा है। यह तबाही थी चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए धमाके की, जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन आज चेर्नोबिल यूक्रेन की जमीन पर है। चेर्नोबिल में 26 अप्रैल 1986 की रात क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी है। लेकिन उस धमाके से हुई तबाही और बर्बादी की तस्वीरें जरूर जिंदा हैं। चेर्नोबिल त्रासदी के चेन रिएक्शन पर अभी ब्रेक नहीं लगा है। इस जगह से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर फिर उसी तरह की तबाही और बर्बादी के सिग्नल मिल रहे हैं। ये जगह है ज़ैपोरिज्जिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट। ज़ैपोरिज्जिया एटमी प्लांट से एटमी त्रासदी का खतरा तो उसी दिन से जताया जा रहा था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला और ज़ैपोरिज्जिया जंग का एक बड़ा सेंटर बन गया। ज़ैपोरिज्जिया एक और चेर्नोबिल ना बने, इसके लिए पूरी दुनिया लगातार कोशिश कर रही थी। 1 साल से ज्यादा वक्त तक ये त्रासदी टाली भी गई,
लेकिन अब ज़ैपोरिज़िया से आ रही तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। शेरनोबिल हादसे के बाद हुई तबाही को तब की सोवियत सरकार ने दुनिया से छिपा कर रखा और इसकी वजह से वो तबाही और बर्बादी सोवियत की सीमाओं को तोड़ती हुई यूरोप तक जा पहुंची। और ज़ैपोरिज़िया के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। चेरनोबिल हादसा 26 अप्रैल को हुआ और उस वक्त की सोवियत सरकार ने इसे पूरे 18 दिन तक दुनिया से छुपा कर रखा। 14 मई को सोवियत संघ ने इस हादसे के बारे में ऐलान किया था। चेरनोबिल के मिसाइल इस आशंका को और मजबूत कर रही है कि ज़ैपोरिज़िया में परमाणु तबाही का चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया से आ रहे संकेत बेहद खतरनाक हैं। सबसे पहली खबर यह है कि ज़ैपोरिज़िया से पिछले 72 घंटे से लगातार पलायन जारी है और ये पिछले 72 घंटे में भगदड़ की शक्ल ले चुका है। रूस प्रशासन लगातार लोगों को ज़ैपोरिज़िया से निकलने की चेतावनी जारी कर रहा है। अब तक 600 बच्चों समेत 1600 लोग ज़ैपोरिज़िया से हटाए जा चुके हैं। हालात यही कि लोगों को निकालने के लिए स्पेशल बस और ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं एटमी लीकेज की लगातार खबरें आने के बाद भी रूसी प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, जबकि यूएन की एटमी एजेंसी IAEA लगातार चेतावनी जारी कर रही है। ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द लोगों को हटाने के लिए जारी की जा रही चेतावनी है, जो इस खतरे का सिग्नल भी है कि ज़ैपोरिज़िया में कोई बड़ा एटमी हादसा हो चुका है। IAEA की ओर से जारी हुई तीसरी चेतावनी और भी डराने वाली है। IAEA को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द रहने वालों से लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं जो बेहद डराने वाली हैं। हालात नाजुक हैं और ऐसे में भी प्लांट के करीब धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने लोगों को निकालने का ऐलान कर हालात और गंभीर बना दिए हैं। IAEA की चेतावनी की तस्दीक ज़ैपोरिज़िया से आ रही तस्वीरें भी कर रही हैं। ये ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी बमबारी की तस्वीरें हैं और यूक्रेन इस इलाके में लगातार हमले कर रहा है और रूस जवाबी कार्रवाई में रॉकेट दाग रहा है। रूस और यूक्रेन के जंग में अब सीधे निशाने पर न्यूक्लियर प्लांट आ गया है। ज़ैपोरिज़िया में परमाणु हादसे की आशंका इस बात से भी मजबूत हो रही है कि 6 अप्रैल तक रूस लोगों को अपनी मर्जी से ज़ैपोरिज़िया छोड़ने की बात कह रहा था, लेकिन अब रूसी अफसर लोगों को जबरन बाहर निकाल रहे हैं। चेरनोबिल हादसे के वक्त भी सोवियत सरकार ने पहले तो लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं दी कि परमाणु प्लांट में लीकेज हुआ है। बाद में उसने लोगों को स्वेच्छा से इलाका खाली करने को कहा और जब हालात बिगड़ गए तब जबरन उस इलाके को खाली कराया गया और अब ज़ैपोरिज़िया में भी वैसा ही हो रहा है। अभी तक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए काकोव्स्की रिजर्वॉयर का इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन इस डैम का पानी रूस ने रोक दिया था और अब इस डैम का वाटर लेवल इतना बढ़ गया है कि डैम किसी भी वक्त फट सकता है। ज़ैपोरिज़िया पर मंडराते खतरे के ऐसे कई संकेत हैं जो बता रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया से किसी बड़े हादसे का रिएक्शन शुरू हो चुका है और ये तबाही चेरनोबिल से भी बड़ी होगी। क्योंकि चेरनोबिल हादसे में तुरंत मारे गए लोगों की संख्या एक जांच कमीशन के मुताबिक 48 थी, लेकिन ग्रीन पीस की रिपोर्ट कहती है कि ज़ैपोरिज़िया में हादसे से फौरन मरने वालों की संख्या 9000 के पार जाएगी। इसके बाद इससे प्रभावितों की मौत का आंकड़ा 40,000 के पार जा सकता है, जबकि चेरनोबिल में 4000 लोगों की मौत हुई थी। चेरनोबिल से प्रभावित लोगों की संख्या 3 लाख थी, जबकि ज़ैपोरिज़िया में धमाका हुआ तो प्रभावितों की संख्या 45 लाख तक हो सकती है। चेरनोबिल हादसे से 30,000 लोगों को कैंसर हुआ, लेकिन अब ये संख्या 3 लाख तक पहुंच सकती है। यानी ज़ैपोरिज़िया प्लांट से न्यूक्लियर तबाही हर हाल में तय है। फिलहाल न्यूक्लियर पावर प्लांट के सभी यूनिट्स को बंद करवा दिया गया है। इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर लीकेज के बाद प्लांट को बंद किया गया है और दुनिया से छिपाया जा रहा है। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। बाखमुत का किला बचाने की आखिरी कोशिश में है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुत के पास रूसी सेना पर हमला किया गया है। हमले में रूसी सेना को बड़े नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। अवदिवका में रूसी एयरफोर्स ने भीषण हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उसने यूक्रेनी ठिकानों पर दागे हैं स्मार्ट बॉम्ब।
वीडियो में दिखे जबरदस्त धमाके। पुतिन के लिए पोलैंड सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही पोलैंड ने पुतिन को चुनौती देकर खुलकर यूक्रेन की मदद की। पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। जेलेंस्की की मदद करने वाले तमाम देशों के लीडर इसी रास्ते से यूक्रेन में दाखिल हुए। अब पोलैंड में नेटो की सेना मौजूद है। यहाँ नेटो के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पुतिन का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर है। ब्लैक सी में एक रशियन जेट ने पोलैंड के जेट को गिराने की कोशिश की। रूस के पायलट ने फायरिंग तो नहीं की, लेकिन तरीका कुछ वैसा ही था जैसे रूस के विमानों ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया था। कुछ दिन पहले ब्लैक सी के ऊपर जैसा हुआ था वैसा ही फिर से होने वाला था। फिर एक्शन में था रशियन फाइटर। फिर वही ब्लैक सी के ऊपर का आसमान था, लेकिन इस बार अमेरिका का ड्रोन नहीं बल्कि सामने था पोलैंड का फाइटर जेट। पोलैंड का L410 टर्बोलेट ब्लैक सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में गश्त लगा रहा था। और इससे कुछ दूरी पर उड़ रहा था एक रशियन सुखोई 25। अचानक हालात जंग जैसे हो गए। रशियन विमान ने बिना कोई चेतावनी दिए हवा में नियमों की धज्जियां उड़ाई और पोलैंड के फाइटर जेट के बिल्कुल करीब और सामने आ गया। ब्लैक सी के ऊपर पोलैंड के विमान ने ना तो किसी नियम का उल्लंघन किया, ना ही वो रूस की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर भी रूस का फाइटर जेट पोलैंड के विमान के करीब पहुंचा और इतना करीब आ गया कि दोनों विमानों की दूरी सिर्फ 5 मीटर रह गई। पोलैंड के जेट के सामने से रशियन फाइटर जेट के क्रॉस होने से जबरदस्त एयर टर्बुलेंस क्रिएट हुआ और पोलैंड के विमान में एयर ट्रैफिक का सायरन बजने के साथ ही पायलट ने विमान से नियंत्रण खो दिया। पोलैंड का विमान हवा में गोते लगाता हुआ नीचे जाने लगा, लेकिन कुछ देर में ही पोलैंड के पायलट ने विमान पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। रूस का फाइटर जेट 3 बार पोलैंड के विमान के करीब आया। रूस के पायलट ने पोलैंड के विमान को गिराने की कोशिश की। रूस का पायलट लगातार पोलैंड के पायलट को उकसाता रहा। पोलैंड के पायलट ने हवा में किसी तरह जवाबी एक्शन नहीं लिया। पोलैंड का L410 टर्बोलेट विमान रूटीन पेट्रोलिंग पर था। रोमानिया की एयर स्पेस के करीब उड़ रहे इस विमान के करीब रशियन विमान जानबूझकर पहुंचा था। आसमान में हो रही इस गड़बड़ी पर नेटो की भी नजर थी। नेटो ने रोमानिया और स्पेन में मौजूद फाइटर जेट्स को अलर्ट कर दिया था। अगर पोलैंड के विमान को किसी तरह का नुकसान होता तो रूस के विमान को पार गिराने के लिए नेटो के फाइटर जेट उड़ान भर सकते थे। नेटो के इस एक्शन से वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती थी। अब सवाल है कि क्या रूस के पायलट ने ये सब इसी मकसद से किया है। ब्लैक सी के ऊपर जो भी हुआ उसकी कई वजहें हैं। पोलैंड यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई हो रही है। पोलैंड के रास्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति कीव पहुंचे थे। पोलैंड ने ही यूक्रेन के नागरिकों को शरण दी है। पोलैंड ही यूक्रेन को लगातार मदद का भरोसा दे रहा है। यूक्रेन में जितने भी हथियार नेटो की तरफ से भेजे गए हैं वो सभी पोलैंड में लाए गए और फिर यूक्रेन तक पहुंचाए गए। यही वजह है कि रूस लगातार पोलैंड से बदला लेने की तैयारी करता रहा है। लेकिन रूस जानता है कि पोलैंड पर अटैक का मतलब
नेटो से मुकाबला करना होगा। ब्लैक सी के ऊपर जो कुछ भी हुआ उसमें पोलैंड के पायलट ने जवाबी एक्शन लिया होता तो दोनों लड़ाकू विमानों में डॉग फाइट हो सकती थी और पुतिन को पोलैंड पर अटैक का बहाना मिल सकता था। पोलैंड को लेकर रूस के गुस्से की ताजा वजह भी है। पोलैंड नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। कई देशों की सेनाएं इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं और वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। रूस की सीमा के करीब नेटो फौज के पहुंचने से पुतिन की नाराजगी बढ़ गई है। पोलैंड में 6 मई से नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। युद्धाभ्यास में पोलैंड के 13,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 20 दिनों तक नेटो की सेना पोलैंड में युद्धाभ्यास के नाम पर मौजूद रहेगी। पोलैंड में हर 3 साल में एक बार नेटो का युद्धाभ्यास होता है। युद्धाभ्यास का मकसद बाल्टिक इलाके में मजबूती हासिल करना है। एनाकोंडा नाम के इस युद्धाभ्यास में रोमानिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, फ्रांस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और तुर्की की सेना पहुंची है। वॉर एक्सरसाइज के दौरान M1A1 अब्राम्स टैंक से हमले का अभ्यास चल रहा है। कार्ब्स और K9 हॉइजर से भी नेटो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। युद्धाभ्यास में नॉर्वे की एंटीशिप मिसाइल से अटैक की प्रैक्टिस भी हुई है। पोलैंड में चल रहे इसी युद्धाभ्यास के बाद रूस एक बार फिर पोलैंड को लेकर आक्रामक है और ब्लैक सी के ऊपर पोलैंड के विमान को उकसाने के लिए रशियन फाइटर ने कई बार कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष ने जैसा पिछले महीने की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि रूस यूक्रेन की जंग का नया और बेहद विनाशक दौर शुरू होने वाला है। अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते से ही वो दौर शुरू हो चुका है और अब ये जंग में बारूदी वर्षा का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो जंग की शुरुआत में भी नहीं नजर आया था। इसकी सबसे बड़ी वजह है वॉर जोन में नए और बेहद विनाशक हथियारों की एंट्री। वॉर के सेकेंड फेज में तो रूस के ऐसे हथियार वॉर जोन में नजर आ रहे हैं जिसके सामने यूक्रेन पूरी तरह लाचार हो गया है। 24 फरवरी 2022, 30 अप्रैल 2023, यूक्रेन जंग में बरसा बारूद। यूक्रेन जंग की शुरुआत से पिछले महीने तक वॉर जोन में सिर्फ और सिर्फ बारूदी बारिश हुई। एक मई 2023, बारूदी प्लस तकनीक। लेकिन 1 मई से जंग का फेज 2 शुरू होते ही अब वॉर जोन पूरी तरह से बदल चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों ने अब रणभूमि में बारूद के साथ तकनीक को भी उतार दिया है और इस तरह जंग का ये दौर पिछले 14 महीने से जारी बारूदी घमासान से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यूक्रेन को इस जंग में लगातार अमेरिका और नेटो से वेपन सप्लाई हो रही है और इसी वेपन सप्लाई ने जंग को और खूनी और विध्वंसक बना दिया है क्योंकि हर नए पैकेज में पहले से ज्यादा खतरनाक और एडवांस्ड वेपन वॉर जोन में पहुंच रहे हैं। यूक्रेन को मिले नए और एडवांस हथियारों को काउंटर करने के लिए रूस भी वॉर जोन में पहले से ज्यादा बड़े और खतरनाक हथियारों को उतार रहा है। इस वक्त वॉर जोन में रूस का जो वेपन सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है वो है ग्लाइडर बम। ये है रूस का ग्लाइडर बम और इसकी ताकत और तकनीक के आगे ना तो यूक्रेन की एयरफोर्स टिक पा रही है और ना ही अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम। इसका सबूत है यूक्रेनी एयरफोर्स के चीफ का यह बयान। रूस के नए ग्लाइडर बम के आगे हमारे सारे डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे रूसी ग्लाइडर बम को रोका जा सके।
अगर ग्लाइडर बम का जवाब नहीं मिला तो हमें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा। यूक्रेन का यह बयान उस ग्लाइडर बम के लिए है जो रूस का पुराना वर्जन था, लेकिन अब रूस ने अपने ग्लाइडर बम को और भी अपग्रेड कर लिया है, जिसके बाद यूक्रेन सेना में हाहाकार मच गया है। यूक्रेन के पास इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के बेहद एडवांस वर्जन के हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर यूक्रेनी एयरफोर्स इसके आगे नाकाम है तो सवाल यह है कि इसकी असली वजह क्या है। रूस अब तक जिस ग्लाइडर बम को इस्तेमाल करता था वो 2019 में बना था। इसका नया वर्जन उसने इसी साल तैयार किया है। पहले वाले ग्लाइडर बम की रेंज 52 किलोमीटर थी, नए वर्जन की रेंज 75 किलोमीटर हो गई है। पहले इसका वजन 1525 किलोग्राम था, अब इसका वजन 1100 किलो हो गया है, जिससे रेंज बढ़ गई है। पहले इसकी लंबाई 5 मीटर थी, अब 5.5 मीटर हो गई है। टेल ग्लाइडिंग सिस्टम भी रूस ने एडवांस कर दिया है। इसी टेल ग्लाइडिंग की वजह से बम उड़ता हुआ टारगेट पर जाता है और ये काफी नीचे उड़ान भरता है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। जीपीएस कंट्रोल के कारण ये रास्ता बदल सकता है और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देता है। रूस का ये ग्लाइडर बम इन्हीं खूबियों की वजह से यूक्रेन का सिरदर्द बन गया है, और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे नाटो को इस बम की वजह से जबरदस्त नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक ग्लाइडर बम की कीमत भारतीय रुपयों में 80 लाख के करीब होती है, और इसे हवा में मारने के लिए यूक्रेन जिस डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर करता है उस एक मिसाइल की कीमत 35 करोड़ रुपए के आसपास है। ग्लाइडर बम रूस के लिए कामयाबी की गारंटी है, क्योंकि अगर ये टारगेट पर पहुंच गया तो दुश्मन नेस्तो नाबूद, और अगर दुश्मन ने इसे डिफेंस सिस्टम से गिराया तो मानिए उसका हथियारों के जखीरे को जबरदस्त नुकसान होता है। इन्हीं खूबियों की वजह से रूस ने यूक्रेन पर ग्लाइडर बम की बरसात शुरू कर दी है और उसका प्रोडक्शन भी काफी तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा ग्लाइडर बम बना रहा है। रूस ने सिर्फ ग्लाइडर बम को बनाने में ही तेजी नहीं लाई है, बल्कि उसने हाइपरसोनिक समेत दूसरे हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। रूस के नए हथियार और यूक्रेन का पलटवार इस बात का सबूत है कि अभी जंग में महाविनाश का दौर आना बाकी है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। कनाडा के अल्बर्टा में जंगल आग से धधक रहे हैं। हालात यह है कि लपटें अब तक सैकड़ों घरों को जलाकर खाक कर चुकी हैं। प्रचंड अग्नि के बीच रेस्क्यू टीम ने 24,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। फायर फाइटर्स की टीम दिन रात आग बुझाने की कोशिशों में लगी हुई है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारा गया है, मगर जंगल की ये आग और ज्यादा प्रचंड और ज्यादा विनाशक रूप लेती जा रही है। जंगल अग्निकुंड बन गए, बड़े बड़े पेड़ आग की लपटों में खाक हुए जा रहे हैं। धुआं आसमान छूने के लिए बेताब है। अग्नि तांडव की तस्वीरें कनाडा के अल्बर्टा की, जहां के जंगल धू धू कर चल रहे हैं। ज्वाला का प्रचंड रूप सबको जलाकर खाक कर देने पर उतारू है। यहां बीतते दिन के साथ आग और ज्यादा विनाशक और ज्यादा विकराल होती जा रही है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, मंजर बेहद डरावना है। ऐसा लग रहा है मानो प्रलयकाल हो, पूरा का पूरा आसमान नारंगी है। धधकते जंगल की आग ने अल्बर्टा और इसके आसपास के इलाकों में भयानक तबाही मचाई है। जंगलों में लगी भीषण आग के चलते पूरे इलाके में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी।